नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर रजनीश आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं और उस टॉपिक का नाम है डिप्रेशन। तो आज इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिप्रेशन। साथियों, डिप्रेशन पढ़ते समय सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन किसे कहते हैं और डिप्रेशन किस बीमारी के अंतर्गत आता है। तो डिप्रेशन एक प्रकार का साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है। साइकेट्रिक डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होते हैं जिसमें ब्रेन की एबनॉर्मल पिक्चर देखने को मिलती है। अब साइकेट्रिक डिसऑर्डर के भी कई सारे टाइप होते हैं। उसमें से एक टाइप होता है मूड डिसऑर्डर। साइकेट्रिक डिसऑर्डर का एक टाइप होता है मूड डिसऑर्डर। तो उसके अंतर्गत हम डिप्रेशन को पढ़ते हैं। तो डिप्रेशन एक प्रकार का साइकेट्रिक डिसऑर्डर है और साइकेट्रिक डिसऑर्डर में पूछा जाए तो कौन सा है? मूड डिसऑर्डर है। अब बात आती है कि मूड डिसऑर्डर किसे कहते हैं। तो मूड डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होते हैं जो हमारे माइंड या मूड के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देते हैं। जो हमारे माइंड या मूड की नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस या फंक्शन होता है उसको ये हैम्पर कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। तो इन बीमारियों को हम मूड डिसऑर्डर के अंतर्गत रखते हैं। तो मूड डिसऑर्डर का जो मेन फीचर होता है वो हमारे मूड को इफ़ेक्ट करता है, मूड में एबनॉर्मेलिटी लेकर आता है। तो मूड डिसऑर्डर के अंतर्गत साइकेट्रिक की 3 बीमारियां शामिल हैं। डिप्रेशन जो हम पढ़ रहे हैं इस समय, मेनिया और बाईपोलर डिसऑर्डर। ये 3 बीमारियां मूड डिसऑर्डर के अंतर्गत आती हैं। क्लियर? तो डिप्रेशन एक प्रकार का मूड डिसऑर्डर होता है जो आजकल की लाइफ में काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, काफ़ी कॉमन डिसऑर्डर होता है। आजकल की जो रूटीन लाइफ है तो उसमें काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। अगर हम हाई सोसाइटी फैमिली की बात करें, जिसको हम अपर क्लास फैमिली भी कहते हैं, तो उनमें डिप्रेशन काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है। हर घर में ऑन एवरेज एक ना एक लोग मिल ही जाएंगे जो डिप्रेशन के शिकार होंगे। हालांकि मिडिल क्लास के लोगों में भी डिप्रेशन होता है और लोअर क्लास के लोगों में तो डिप्रेशन नील के बराबर होता है। सबसे ज़्यादा हाई और उसके बाद मिडिल क्लास, देन लोअर क्लास। लेकिन लोअर क्लास में बिल्कुल ना के बराबर, 100 में कहीं 2-3 लोगों को। लेकिन सबसे ज़्यादा परसेंटेज देखा गया है हाई सोसाइटी में। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि हाई सोसाइटी या अपर क्लास के लोगों में ही क्यों डिप्रेशन की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा कॉमन होती है, जबकि लोअर क्लास के जो लोग हैं उनमें इतनी ज़्यादा तो डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती नहीं है। उनमें डिप्रेशन बहुत ही कम देखने को मिलता है, जबकि हाई क्लास फैमिली में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके पीछे रीज़न क्या है? तो जो हाई क्लास फैमिली होती है या अपर क्लास की फैमिली होती है, उनकी एक्सपेक्टेशन किसी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा रहती है और बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा चाहते हैं। तो आपकी जब एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहेगी और आपको रिज़ल्ट बहुत थोड़ा सा मिले, उस एक्सपेक्टेशन की तुलना में आपको परिणाम बहुत ही कम मिले, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। जबकि हम अगर लोअर क्लास की अगर बात करें तो उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा रहती ही नहीं है। आप एक मज़दूर को ले लीजिए, लोअर क्लास की जो फैमिली है, आप मज़दूर का एग्जाम्पल ले लीजिए। तो लेबर क्या करता है? सुबह गया, दिन भर काम किया और शाम को वो 300-400 रुपये अपनी दिहाड़ी लेकर अपने घर आया। आराम से अपने परिवार को वो पाल रहा है, उनका पालन पोषण कर रहा है और उसी 300 रुपये में वो खुश भी है और वो चैन की नींद भी सो रहा है। जबकि हम अगर हाई क्लास फैमिली की बात करें तो करोड़ों में खेल रहे हैं वो लोग, लाखों कमा रहे हैं, फिर भी वो डिप्रेशन के शिकार हैं, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, है ना। उनमें ईर्ष्या भी बहुत ज़्यादा रहती है। जैसे किसी को अगर देख लेंगे, है ना, तो उनके एक तरह से उनके माइंड में एक थॉट डेवलप हो जाता है कि हमको भी ऐसा करना है। तो डिप्रेशन एक टाइप का मूड डिसऑर्डर होता है। वो व्यक्ति जो डिप्रेशन का शिकार होता है उसका जो मूड होता है
वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो अल्टर्ड हो जाता है, वो हैम्पर हो जाता है, वो एबनॉर्मल हो जाता है, एबनॉर्मल काम करने लगता है। जैसे वो अकेले में किसी कमरे में जाके बैठ जाता है, एकदम एकदम बहुत ही गहरा सोचने लगता है, उसके माइंड पर बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ता है, और वो पता नहीं क्या, मतलब आलतू फालतू चीज़ें एकदम सोचने लगता है, और वो उसके चेहरे से सैडनेस की फीलिंग आती है, दुख वाला अनुभव उसे फील होता है, और वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होता है। जो सैडनेस की फीलिंग उसके चेहरे से आती है वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होता है। मतलब पर्सन कोई देखेगा उसके चेहरे को तो पहचान जाएगा कि ये डिप्रेशन में है, और उसको खुद भी लगता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होता है कि मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ। जब आप उससे कहोगे क्यों डिप्रेस हो, आप डिप्रेशन में हैं क्या, तो वो मानने को तैयार ही नहीं होगा कि मैं डिप्रेशन में हूँ। साहब वही डिप्रेशन होता है, जो मानने को तैयार ही ना हो कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं मेनिया में हूँ, मैं हिस्टीरिया में हूँ। इसका पर्सन कभी मानने को तैयार ही नहीं होता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, और वही डिप्रेशन कहलाता है। तो फीलिंग ऑफ सैडनेस, सैडनेस का अनुभव होता है, दुख का अनुभव होता है, लॉस, ऐसा कुछ लगता है कुछ लॉस हो गया है, बहुत कुछ लॉस हो गया है। एंगर, गुस्सा, उसको गुस्सा आती है, दैट इंटरफियर विद अ पर्सनस एवरीडे एक्टिविटीज़, और पर्सन की जो दिनचर्या है, दिन प्रतिदिन जो काम करने का तरीका है, दिनचर्या उसकी डिस्टर्ब हो जाती है, इंटरफेयर हो जाती है। वो किसी चीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। मान के चलिए अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, बिजनेसमैन है तो बिजनेस में वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। मतलब उसकी जो रूटीन एक्टिविटीज़ है, एवरीडे एक्टिविटीज़ है, वो इंटरफेयर हो जाएगी, वो हैम्पर हो जाएगी, वो एबनॉर्मल हो जाएगी। उसको कुछ करने का मन ही नहीं करेगा, एकदम सैडनेस की फीलिंग आएगी उसे। नेक्स्ट अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डिप्रेशन, यानी जब डिप्रेशन का मरीज आपके क्लिनिक पे आएगा तो वो कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स लेकर आएगा। सबसे पहले है ऑनसेट, इंसीडियस, इंसीडियस का मतलब अचानक, तुरंत आएगा वो। मतलब डिप्रेशन की जो कंप्लेन होती है वो ज़्यादातर एक्यूट होती है, सडन ऑनसेट, क्रॉनिक नहीं होती है, एक्यूट ज़्यादातर होती है, तुरंत। फिर लिखा है सेक्स, सेक्स में कॉमन इन फीमेल। अच्छा, फीमेल में क्यों कॉमन होती है डिप्रेशन की प्रॉब्लम, क्योंकि ड्यू टू ओवर सेंसिटिवनेस, हाइपर सेंसिटिवनेस, बहुत ही ज़्यादा वो ओवर सेंसिटिव होती हैं, इस वजह से फीमेल ज़्यादा इमोशनल भी होती हैं, ये भी एक कारण है डिप्रेशन का। फिर लिखा हुआ एज, एज में मिडिल एज, मिडिल एज के जो ग्रुप का जो पर्सन होता है, स्पेशली फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल में मिडिल एज ग्रुप में काफ़ी कॉमन है, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल एज मानी जाती है मिडिल एज। नेक्स्ट है मूड, तो मूड में एंगर, गुस्सा तो आएगी ही, एग्रीसिवनेस, इरिटेबिलिटी, एंजियसनेस, रेस्टलेसनेस, यानी बेचैनी, एकदम इधर उधर, मतलब एक जगह नहीं बैठेगा, तुरंत यहाँ से वहाँ इधर चलता फिरता रहेगा, बेचैनी उसको रहेगी। एग्रेसिवनेस, चेहरे से बहुत ही एग्रेसिव रहेगा। इरिटेबिलिटी, एकदम बिल्कुल एंजियस मूड में रहेगा, नर्वस रहेगा, इरिटेबल, चिड़चिड़ापन टाइप का रहेगा पर्सन, और बहुत ही गुस्सा आएगी उसे। तो अगर डिप्रेशन का मरीज है तो उसके मूड पर ये सिम्टम्स आएंगे। नेक्स्ट अब देखते हैं इमोशनल वेलबीइंग, यानी वो व्यक्ति जो डिप्रेशन का शिकार होता है उसके इमोशन में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो लिखा है सच एज फीलिंग एम्प्टी, एकदम उसे खाली खाली, एकदम ऐसा लगेगा कि सब कुछ खाली है, ऐसी फीलिंग आएगी उसे, एकदम एम्प्टी हो गया है, सब कुछ खाली हो गया है, एकदम कुछ रह ही नहीं गया। सैड, दुख वाली फीलिंग आएगी। होपलेस, निराशावादी, ऐसा उसे लगेगा कि अब वैसे दिन आएंगे ही नहीं मुझे, अब मैं ठीक ही नहीं हो सकता। होपलेस, एकदम निराशावादी, मैं जैसा पहले था वैसा हो ही नहीं पाऊँगा, तो उसको होपलेस बिहेवियर हो जाएगा। उसका जो बिहेवियर है वो निराशावादी हो जाएगा, अरे यार मैं तो बेकार हो गया यार, मैं तो अब कोई लायक का नहीं रह गया, एकदम निराशावादी। जैसे निराशा लोग, जैसे निगेटिवनेस, निगेटिव, एकदम निगेटिव माइंड हो जाएगा उसका।
फिर लिखा हुआ है सच एज लॉस ऑफ इंटरेस्ट, उसको इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा, उसका इंटरेस्ट एकदम लॉस हो जाएगा, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं रह जाएगा। आप कहोगे चलो मूवी देखने, आप कहोगे चलो चलें कहीं घूमने, अरे रहने दो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे ऐसे ही रूम में पड़े रहने दो। मतलब अकेला अकेला सा, खोया खोया सा रहेगा, दुख एकदम, सैडनेस वाली फीलिंग। डिप्रेशन वाले मरीज को देखकर आप पहचान लेंगे। अगर आपने बहुत ही ध्यान से सिम्टम को देख लिया तो आप डिप्रेशन, मेनिया, हिस्टेरिया, इन सब में आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, नो लॉन्गर फाइंडिंग प्लीजर इन फेवरेट एक्टिविटीज़। जो उसकी फेवरेट एक्टिविटी है उसमें भी वो खुश नहीं हो पाएगा, वो उसमें भी वो खुशी नहीं ढूंढ पाएगा। जैसे उसकी मान लो फेवरेट एक्टिविटी है क्रिकेट खेलना, तो अगर कोई कहेगा चलो क्रिकेट खेलने, तो उसमें भी वो खुश नहीं रहेगा, एकदम दुखी रहेगा। मतलब जो भी उसकी फेवरेट एक्टिविटीज़ हैं तो उसमें भी वो इन्वॉल्व नहीं होगा, उसमें भी वो खुश नहीं होगा, एकदम सैडनेस की फीलिंग आएगी उसे। थॉट ऑफ सुसाइड, सुसाइड के उसे थॉट आएंगे, उसकी सोच ये हो जाएगी कि मैं आत्महत्या कर लूँ, उसको सोच हो जाएगा, ऐसे उसकी थॉट माइंड में डेवलप हो जाएंगे, सुसाइडल टेंडेंसी की थॉट डेवलप हो जाएगी उसके माइंड में। ड्रिंकिंग एक्सेसिवली, बहुत ही ज़्यादा ड्रिंकिंग करने लगेगा। यूजिंग ड्रग, ऐसी ड्रग्स खाने लगेगा जिससे उसे आराम मिले, जिससे उसे थोड़ा सा रिलीफ मिले। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे वो लोग होते हैं ना डिप्रेशन में, सिगरेट लाओ, थोड़ा दारू लाओ, मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ करने लगते हैं जो उसे हाई रिस्क की तरफ लेकर जाएंगे। तो वही लिखा हुआ है इंगेजिंग इन। नेक्स्ट है सेक्सुअल इंटरेस्ट, यानी कोई पर्सन अगर डिप्रेशन का शिकार है तो उसके सेक्सुअल लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। सच एज रिड्यूज सेक्सुअल डिज़ायर, जो उसकी सेक्सुअल डिज़ायर है वो बहुत ही कम हो जाएगा। लॉस ऑफ लिबिडो, अगर फीमेल है तो लॉस ऑफ लिबिडो हो जाएगा। लैक ऑफ सेक्सुअल परफॉर्मेंस, सेक्सुअल परफॉर्मेंस वो कम कर पाएगा, सेक्सुअल परफॉर्मेंस कर ही नहीं पाएगा क्योंकि उसकी सोच कहीं और है, वो डिप्रेशन में है, इसलिए उस काम को कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है कॉग्निटिव एबिलिटीज़, यानी जो उसके सोचने समझने की जो पावर है, जो क्षमता है, वो चली जाएगी। सच एज इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, वो किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। डिफ़िकल्टी कंप्लीटिंग टास्क, जो भी उसका टास्क है वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा, उसमें डिफ़िकल्टी होगी, उसके टास्क में, उसके कार्य में कंप्लीट करने में उसके डिफ़िकल्टी होगी, बहुत ही समस्याएं होंगी। जैसे उसे होमवर्क अगर मिलेगा तो उस होमवर्क को करने में उसे बहुत ही डिफ़िकल्टी होगी, जो उसका टास्क है वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा क्योंकि डिप्रेशन में है। नेक्स्ट पॉइंट है स्लीप पैटर्न। अगर कोई पर्सन डिप्रेशन का शिकार है तो उसके स्लीप में क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या एबनॉर्मेलिटी आएगी। तो इनसोम्निया, उसे नींद नहीं आएगी। रेस्टलेस स्लीप, बेचैनी रहेगी, और बेचैनी की वजह से वो सो नहीं पाएगा, इधर उधर घूमता रहेगा, इधर उधर करवट बदलता रहेगा, और या तो बहुत ज़्यादा सोएगा, दोनों कंडीशन मिलेगी उसमें। यानी डिप्रेशन के मरीज में स्लीप में क्या एबनॉर्मेलिटी आती है, तो दोनों एबनॉर्मेलिटी है, बेचैनी भी है, नींद भी नहीं आएगी उसको, या तो बहुत ज़्यादा नींद आएगी, और या तो रात को वो सो नहीं पाएगा। नॉट स्लीपिंग थ्रू द नाइट, मतलब नाइट में वो सो नहीं पाएगा। फिर नेक्स्ट है फिजिकल वेल बीइंग, मतलब अगर कोई पर्सन अगर डिप्रेशन का शिकार है तो उसके फिजिकल में क्या चेंजेस आएंगे, मतलब उसका जो फिजिकल है उसमें क्या abnormality आएगी। तो सच एज फटीक, एकदम थक जाएगा, थका थका सा रहेगा एकदम, यानी उसकी जो एनर्जी लेवल है उसका वो लो हो जाएगा, एनर्जी लेवल उसका लॉस हो जाएगा। तो डिप्रेशन का मरीज कभी आपको एनर्जेटिक नहीं देखने को मिलेगा, एनर्जी उसमें एकदम लॉस हो जाएगी, एनर्जेटिक रहेगा ही नहीं, एकदम फटीक रहेगा, एकदम टायर्ड, थका हुआ एकदम। पेन, शरीर उसका दर्द करेगा। हेडक, उसको बहुत ज़्यादा हेडक रहती है, सिर भी दर्द करता है, और उसको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आ जाती हैं क्योंकि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ज़्यादातर हमारे माइंड से रिलेटेड होती है। अगर आपको माइंड में कोई डिजीज़ है, कोई एबनॉर्मेलिटी है, तो आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी। फिर नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में कुछ खास है नहीं, सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, इनकरेजमेंट है यानी साहस देना उसे, पेशेंट को आप साहस दीजिए, उसको समझाइए, उसकी काउंसलिंग करिए,
एश्योरेंस दीजिए, उसे आश्वासन दीजिए। एश्योरेंस का मतलब आश्वासन देना। पेशेंट को आश्वासन दीजिए कि आप ठीक हो जाएंगे, आप बिल्कुल जैसे पहले थे वैसे हो जाएंगे। यानी उससे बात करिए, उसकी काउंसलिंग करिए, तो वही ट्रीटमेंट है। और ड्रग्स में सेडेटिव चलता है। अगर बहुत ज़्यादा सीरियस है तभी सेडेटिव देते हैं उसे। होम्योपैथी ट्रीटमेंट में ऑरमेट है, नेट्रम्यूर है, पल्साटिला है, सीपिया है, कैलकेरिया कार्ब है। तो ये जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा। क्लियर? कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।